हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने किया था टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जो ये पीडीएफ है जिस नोट से मैं करवा रही हूँ उसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। Now we have to understand some physical quantities before we go into Newton's laws of motion. तो लास्ट टाइम हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की थी। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है। अब हमको समझना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर लीनियर मोमेंटम एंड देन फोर्स। इन सबको समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का ही मतलब होता है दूरी तय करना, लेकिन डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर। ए से बी पॉइंट तक अगर आप जाते हैं और अगर ये जो डिस्टेंस है ये 10 किलोमीटर है और मैं आपसे पूछूं आपने कितनी दूरी तय की, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर। अगर आप ए से बी तक जाके और बी से ए तक वापस आ जाते हैं फिर कितनी की, तो आप कहेंगे मैंने 20 किलोमीटर तय की है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हो गया कि जितना भी दूरी आप तय कर रहे हैं वो आपका हो गया डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्या है ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं कि मैं ए से बी की तरफ गई हूं और मैंने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10। लेकिन अगर मैं बोलूं ए से बी तक जाके बी से ए पे वापस मैं आ गई हूं, तो डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0। क्योंकि इस केस में हमारी इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? सिर्फ ए से बी पे गए, बी से ए पे वापस आए, तो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0। ठीक है, तो इसमें हमारे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के पास दोनों होता है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी इक्वल होती है ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे कि आप अक्सर सुनते हैं स्पीड और वेलोसिटी, ये भी एक ही तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन वही स्पीड हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। लीनियर मोमेंटम क्या बताता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है। और अगर फॉर्मूला वाइज बात करें तो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? कोई भी पुश या पुल की फॉर्म में जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं, बल लगाते हैं किसी भी तरीके का, उसको बोला जाता है फोर्स। और फॉर्मूला वाइज वी कॉल इट मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इन सारे फॉर्मूलाज में हम कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी नहीं करता है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो हमारा टॉपिक है, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। स्टार्टिंग में मैंने फोर्स की डेफिनेशन दी है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, हिट करते हैं या पुल करते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप पुश पुल या उसको हिट करते हैं, तो उसमें कोई भी जो चेंज आता है वो किस चीज़ की वजह से आता है? उस फोर्स की वजह से जो हम उसके ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। पहले तो हम समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया की डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आगे भी दे रखी है, यू कैन रीड फ्रॉम देयर। समझने की बात क्या है? हमारी बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि इवन नॉट हमारी बॉडी, हर बॉडी की, हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं और आपके पेरेंट्स आके आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो आप उठ के काम करना प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी नेचुरल टेंडेंसी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स की बात करें, अगर वो चल रहे हैं, अगर वो मूव कर रहे हैं, तो वो मूव ही करना प्रेफर करेंगे।
ठीक है, वो रुकेंगे नहीं तब तक अनटिल एंड अनलेस उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा है तो वो अपनी डायरेक्शन तब तक वेरी नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई नहीं होती। वही चीज़ है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। जब तक कि हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका मोशन चेंज करने के लिए या उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तब तक वो उसी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ये क्या बोलता है, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है। और क्योंकि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो जो टेंडेंसी होती है उस ऑब्जेक्ट की उस चेंज को रेजिस्ट करने की, उसको क्या बोला जाता है, इनर्शिया। तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ कम टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, अगर आप सिर्फ डेफिनेशन की बात करें तो यहां पे खत्म हो जाएगा। rate of change of linear momentum is, we know F is equal to dp upon dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। और हमने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है और ये दिखाता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर। आपने देखा है एथलीट्स जब कुछ अगर जंप करवाई जाती है उनको तो उनको कुछ सॉफ्ट कुशन या फिर सैंड प्रोवाइड की जाती है जंप के बाद जब वो जंप करते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी जो स्मूथली जंप हो सके, क्योंकि उनका टाइम वो इंक्रीज कर देते हैं इस तरीके से ताकि उनकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो सके। क्योंकि अगर वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो हमको फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे कि आपने कभी क्रिकेट देखा होगा तो वहाँ पे जब बॉल को कैच किया जाता है तो अपने हाथों को वो थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि फोर्स जिस वेलोसिटी के साथ हमारी बॉल आ रही होती है उस वेलोसिटी को हमको क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है। क्योंकि जो अगर वो हाइयर वेलोसिटी के साथ आ रही है तो उसको रोकने के लिए भी हमें हाइयर फोर्स रिक्वायर्ड होता है और उससे जो कैचर है उसका हाथ भी हर्ट हो सकता है, उसकी पाम हर्ट हो सकती है। तो इट्स बेटर कि वो अपने हाथों को लो कर ले और जिससे जो वेलोसिटी है उसको टाइम मिल जाता है अपनी वैल्यू को डिक्रीज करने का। जब कम वेलोसिटी आ जाती है तो हमें कम फोर्स लगाना होता है। तो दिस इज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट इनर्शिया, हियर इज मोशन। ओके, द थर्ड वन इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है, एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो इक्वल मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अगर मैं बोलूँ कि ये ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट, ये सेकंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो जो सेकंड है वो भी फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ